अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास से खिताब किया है। उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ को तनकीद का निशाना बनाया, कश्मीर में होने वाले मज़ालिम पर बात की और मुतालबा किया कि आलमी बिरादरी को कश्मीर में होने वाले मज़ालिम की तहकीकात करनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि भारत एक ख़तरनाक खेल खेल रहा है, पाकिस्तान ने बर्दाश्त का मुजाहरा किया है और मुसलसल आलमी बिरादरी को लाइन ऑफ कंट्रोल पर होने वाली खिलाफ वर्जियों के हवाले से भी खबरदार किया है। वज़ीर आज़म ने साथ बताया कि हम आलमी बिरादरी को बार बार बता रहे हैं कि भारत पाकिस्तान में एक फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करना चाहता है ताकि दुनिया की तवज्जो कश्मीर के मसले से हटाई जा सके, मगर मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि अगर भारत ने ऐसा कुछ किया तो मुकम्मल तौर पर भारत का मुकाबला किया जाएगा, पाकिस्तान का दिफा किया जाएगा, उसे कोई भी मिस एडवेंचर करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर भारत ने कोई भी मिस एडवेंचर किया तो हम जवाब देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत में मुसलमानों में होने वाले मज़ालिम पर भी आवाज़ उठाई। नरेंद्र मोदी हुकूमत को एक फाशिस्ट रिजीम कहा कि आरएसएस का एक फाशिस्ट रिजीम है जो मुसलमानों के साथ वहाँ पर मज़ालिम कर रहा है, और जो कुछ मुसलमानों के साथ भारत में किया जाता है, जो पुलिस है वो हुकूमत की सरपरस्ती के साथ उसका साथ देती है। जिस तरीके से मुसलमानों को वहाँ पर मारा जाता है, जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही है, आरएसएस के जत्थे मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और पुलिस भी उनका साथ देती है। कश्मीर के हवाले से जो पैलेट गन्स का इस्तेमाल है जो कश्मीर के अवाम के साथ हो रहा है, वो भी मामला वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में उठाया। अफगानिस्तान के हल के हवाले से वज़ीर आज़म ने बात की, फ़लस्तीन के हल के हवाले से और फ़लस्तीन के अवाम के हुकूक के हवाले से आवाज़ उठाई। ये बात वाज़ेह हो कि मुत्तहिदा अरब अमारात की इसराइल के साथ डील के बाद भी वज़ीर आज़म वाज़ेह कर चुके हैं कि मेरी हुकूमत में कम अज़ कम इस हवाले से बात आगे नहीं बढ़ेगी जब तक फ़लस्तीन के अवाम को उनके हुकूक नहीं मिल जाते। पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। वज़ीर आज़म ने भारत के हवाले से बड़ा दो टोक मौक़िफ़ अख्तियार किया, कश्मीर के हवाले से बड़ा दो टोक मौक़िफ़ अख्तियार किया। इसके अलावा आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के डायरेक्टर न्यूज़ से मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने इस मुलाकात में कहा कि मुझे अपोजिशन से कोई ख़तरा नहीं है, अपोजिशन का एजेंडा है कि मेरी हुकूमत और फ़ौज को लड़वा दिया जाए। ये बड़ी अहम आज मुलाकात थी क्योंकि एपीसी के बाद एक नज़र आ रहा है कि अपोजिशन और फ़ौज के दरमियान कुछ बयानात का तबादला हुआ, मुलाकातों के हवाले से खबरें सामने आई, शेख रशीद सामने आए, अपोजिशन की तरफ से कहा गया कि हम भी अंदर की बातें बताएंगे। वज़ीर आज़म की तरफ से मुकम्मल खामोशी थी। आज वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के डायरेक्टर न्यूज़ से मुलाकात की और कहा कि अपोजिशन का और अपोजिशन की एपीसी का एजेंडा है कि मेरी हुकूमत और फ़ौज को लड़वा दिया जाए। हुकूमत और फ़ौज के दरमियान मौजूदा हम आहंगी तारीख में पहली मरतबा है। नवाज शरीफ मायूस हो चुका है, नवाज शरीफ की पॉलिसी है ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने डायरेक्टर न्यूज़ से सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा कि अपोजिशन को तकलीफ़ है कि फ़ौज सिर्फ मेरी पॉलिसी पर चलती है, चाहे अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक हो या हिंदुस्तान से मुताल्लिक हो। इस वक्त जो भी पॉलिसी है वो मेरी पॉलिसी है और फ़ौज मेरी पॉलिसी पर चलती है। इसी तरह चाहे भारतीय पायलट अभिनंदन का मामला हो, चाहे करतारपुर राहदारी हो, फ़ौज मेरी पॉलिसी पर अमल करती है। जब भी मसला आता है फ़ौज हुकूमत के पीछे खड़ी होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ हुकूमत और फ़ौज के दरमियान इस तारीखी हम आहंगी को तोड़ना चाहते हैं। नवाज शरीफ की तकरीर इखलाकी एतबार से टीवी पर नहीं दिखानी चाहिए थी, मगर अगर हम तकरीर रोकते तो आज़ादी इजहार राय का मसला बन जाता। मैं किसी मामले पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ लेकिन मैं एनआरओ नहीं दूंगा। परवेज़ मुशर्रफ ने एनआरओ देने की गलती की थी। इस गलती के नतीजे में 10 सालों में पाकिस्तान में लूटमार इंतहा को पहुंच गई। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि मैंने परवेज़ मुशर्रफ को एनआरओ देने पर ही छोड़ा था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि यू टर्न हमेशा एक मकसद के लिए होता है। मैं मानता हूँ मेरी हुकूमत में मीडिया से राबतों का फुकदान है। मैंने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा स्ट्रीट पावर इस्तेमाल की है, मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रीट पावर इस्तेमाल करने का पता है। ये अपोजिशन की तरफ से एपीसी और उसके बाद जो सड़कों पर आने की बात है, जो मामला है, उस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा पता है कि स्ट्रीट पावर कैसे इस्तेमाल की जाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन मौलाना फजलुर रहमान को इसलिए साथ रखती है क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान के पास लोगों को लाने के वो ला सकते हैं, जबकि अपोजिशन के पास लोग नहीं है कि वो सड़कों पर लाएं। अगर अपोजिशन इस्तीफे देगी तो मैं ज़िमनी इंतखाबात करवा दूंगा। अपोजिशन ज़िमनी इंतखाबात में एक सीट भी नहीं ले सकेगी। फ़ौजी क़यादत की मुलाकातों का मुझे पता होता है, जो फ़ौजी क़यादत से छुप कर मिलते हैं उनके बारे में मैं क्या कहूँ। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि मैं नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का
कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं देखता। हमारी हुकूमत अभी भी नई है, जमहूरी जमातों के अंदर इख्तिलाफ राय होता है। वज़ीर इमरान खान ने कहा कि हमारी काबीना में ऐसे भी वज़रा हैं जो अपनी तरफ ही गोल कर देते हैं, ओन गोल कर देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों जमातें नून हो या शीन, दोनों जमातें नहीं चल सकती, इसलिए GHQ को वो भाग कर जाते हैं। वज़ीर इमरान खान ने कहा कि शुगर माफिया से निमट रहे हैं, जिस तरह चीनी की कीमतें बढ़ी हैं, हम एक्शन ले रहे हैं। हम आइंदा इसी तरह माफिया को चीनी की कीमतें नहीं बढ़ाने देंगे। आइंदा साल के हवाले से उन्होंने कहा कि गंदम और चीनी की कीमतें आइंदा साल मुनासिब होंगी, कोई मसला नहीं पैदा होगा। वज़ीर इमरान खान ने कहा कि पिछले साल गंदम की पैदावार कम हुई, जिसका हमें बताया भी नहीं गया। 18वीं तरमीम में ज़रूरी शोबा सूबों को दे दिया गया, जो नहीं देना चाहिए था। वज़ीर इमरान खान ने कहा कि 15 साल से जिंदगी बचाने वाली दवाओं की कीमतें नहीं बढ़ी, इसलिए दवाएं मार्केट में गायब हो गई थी। अब कीमतें बढ़ाई हैं ताकि मार्केट में सप्लाई बेहतर हो। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। ये सारी की सारी बातें आज वज़ीर आज़म की तरफ से कही गई हैं। वज़ीर आज़म की तरफ से अपोजिशन पर शदीद तनकीद की गई है और कहा गया है कि अपोजिशन की APC का मकसद असल में यह है कि फ़ौज और हुकूमत आपस में लड़ जाएं। ये सारा का सारा मामला क्या है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद होंगे। मगर इसके अलावा गुज़िश्ता दिनों मुसलसल मुलाकातों के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। हर रोज़ मुलाकातों की नई तफसीलात सामने आ रही हैं। अपोजिशन रहनुमा इशारा दे रहे हैं कि वो भी बहुत सी तफसीलात सामने ला सकते हैं। यानी बंद कमरों में होने वाले इजलासों की तफसीलात अब सियासी मौजू बन चुकी है और बात आगे निकलती नजर आ रही है। आज वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने एक और दावा कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर टेलीफोन का डेटा लीक किया तो क़यामत आ जाएगी। अभी तो मैंने मुलाकातों का जिक्र किया है। अगर मैंने टेलीफोन डेटा आउट कर दिया तो इस मुल्क में क़यामत आ जाएगी। इस मुल्क में शोर शराबा पड़ जाएगा। एक फैज़ हमीद से मिलना या कमर जवेद बाजवा साहब से मिलना, इसमें शर्माते क्यों? मुझे तो खुशी है आप मिलते हैं। बाज़ का ऐसा होता है आप अंदर बैठे होते हैं, मैं बाहर इंतज़ार कर रहा होता हूँ क्योंकि आपकी मीटिंग लंबी हो जाती है। बाज़ का ऐसा होता है कि वेटिंग लिस्ट में, वेटिंग रूम में बैठना पड़ता है क्योंकि आपकी मीटिंग लंबी हो जाती है। फिर बाद में शेख रशीद ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शहजाद इकबाल से गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह किया कि जिस डेटा की बात की वो मुशर्रफ दौर का है। अपोजिशन रहनुमाओं का ख्याल है कि अगर पेंडोरास बॉक्स खोलना है तो यकतरफा बातें नहीं होंगी और जवाब भी आएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की राय है कि अपोजिशन फौज और हुकूमत को लड़वाना चाहती है। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। फवाद चौधरी साहब, जब नवाज शरीफ साहब ने APC में तकरीर की उसके बाद हुकूमत ने कहा कि जी इन्होंने अपनी सियासत भी ख़त्म कर ली, इन्होंने शहबाज शरीफ की सियासत भी ख़त्म कर दी। और वो तकरीर ही नवाज शरीफ साहब ने वाज़ेह किया कि जो जिद्दोजहद है वो इमरान खान पर नहीं है बल्कि उनको लाने वालों के ख़िलाफ़ है। उस वक्त आप कह रहे थे, और फिर जो मुलाकातों की खबरें लीक हुई हैं उसके बाद भी नज़र आ रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन, हुकूमत और फ़ौज के इख्तलाफात नहीं बल्कि बिल्कुल उलट हो रहा है कि फ़ौज और अपोजिशन के दरमियान आमने सामने का मामला हुआ है। तो वज़ीर आज़म क्यों कह रहे हैं कि अपोजिशन असल में हुकूमत और फ़ौज को लड़वाना चाहती है? वो तो तज्जिया दे रहे हैं ना कि एक फोकस किया हुआ है उन्होंने कि कितना प्रेशर बढ़ाया जाए इदारे के ऊपर, कि वो जो हमारे जिस तरह माजी में नवाज शरीफ साहब ने और इनके हवारियों ने किया है कि इतना प्रेशर बढ़ाया जाए कि फौज के और हुकूमत के ताल्लुकात आपस में खराब हो जाएं। लेकिन इस दफा मसला यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनके ऊपर फौज को पूरा एतमाद है। और जिस तरीके से पहले होता था कि लीडर जो है वो खुद करप्ट होते थे, उनके बाहर असासे थे और एक शक का इजहार हो जाता था, वो मामला चूंकि यहाँ नहीं है, उसकी वजह से एक बड़ा समझिए कि एतमाद का रिश्ता है हुकूमत में और इदारों में, और जिसकी वजह से ये साजिशें कामयाब नहीं हो पाई। मतलब जो आप एतमाद का रिश्ता कह रहे हैं, जो मॉडल नज़र आता है उसमें ये लगता है कि फ़ौज चाहती है कि फेस हुकूमत का हो और अगर हुकूमत को जो डिलीवरी है उसमें सपोर्ट किया जाए ताकि उनकी गवर्नेंस बेहतर हो। मगर आप नहीं समझते कि हर फ्रंट पे क्योंकि गवर्नेंस में फेल हुई है हुकूमत, इसलिए जगह जगह फ़ौज को सामने आना पड़ा, हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए सामने आना पड़ा। आप नहीं समझते कि वज़ीर आज़म अपोजिशन से मिलना नहीं चाहते, इसलिए आर्मी चीफ को अहम जो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं उनमें अपोजिशन के साथ बैठना पड़ा, जिसकी वजह से ये सारी की सारी कंट्रोवर्सी सामने आई है? पहली बात तो यह है कि ये बात बिल्कुल गलत है कि वज़ीर आज़म अपोजिशन के साथ नहीं बैठना चाहते। वज़ीर आज़म अपोजिशन के साथ 100% बैठना चाहते हैं। पहले दिन जब आपको याद हो कि जब उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से हाथ मिलाया और कहा कि आइए इलेक्शन कमीशन के ऊपर इलेक्शन की रिगिंग के ऊपर और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बैठते हैं। मसला यह है कि अपोजिशन सिर्फ एक ही एजेंडे पे बैठना चाहती है और वो है एहतसाब रोक दें।
उस पे पीएम नहीं मानेंगे। और वो पहले उस दिन भी उन्होंने तकरीर में ये कहा है कि इसके अलावा आप मेरे साथ बैठना चाहें, बात करना चाहें, जो आप कहना चाहें वो हम तैयार हैं। अभी हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स दिए हैं, इस पे अपोजिशन हमारे साथ बैठे और वज़ीर आज़म साहब के साथ बैठे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब इस ऑपोजिशन ने फैटफ के ऊपर भी 7 तरामीम आपके साथ की हैं, आपकी तरामीम उन्होंने बेहतर कराई हैं। अगर वजीर आजम नहीं मिलते, जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान का अहम हसास मामला है, वजीर आजम वो मीटिंग चेयर नहीं करते, ऑपोजिशन एतराज उठाती है मीटिंग में कि वजीर आजम क्यों नहीं चेयर कर रहे हैं, फिर आर्मी चीफ को अगर मीटिंग चेयर करनी पड़ती है, पिछले साल उन्होंने कहा कश्मीर के मामले पर भी ये हुआ, तो वजीर आजम को फ्रॉम द फ्रंट लीड करना चाहिए। भाई वो बात यह है कि अपोजिशन वाले जब वहां से बुलावा आता है तो अपने जूते घर पे छोड़ के भाग के चले जाते हैं। जब वज़ीर आज़म बात करना चाहते हैं या हुकूमत बात करना चाहती है तो पहले 100 शर्तें रख देते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप फैटफ को देखें तो जब मुज़ाकरात हुए तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा कि ये हमारा ड्राफ्ट है नैब का, जिसमें 34 जो शिकें हैं नैब की उसको आप अपील करते हैं तो हम आपके साथ बैठ जाएंगे। ये प्राइम मिनिस्टर साहब का देखिए, इसमें उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। पीटीआई एक एंटी करप्शन पार्टी के तौर के ऊपर उन्होंने पूरा इलेक्शन लड़ा है, इसके ऊपर वो बात नहीं करेंगे और वो अपने केसेस उनको अदालतों में ही लड़ना पड़ेंगे। उसका मुतालबा वो वज़ीर आज़म और हुकूमत से छोड़ दें, बाकी मामला के ऊपर बिल्कुल बैठे। मतलब फैटफ में एक तरमीम के अलावा 7 तरामीम आपके साथ मिलकर उन्होंने की और एक तरमीम पर भी उनका कुछ एतराज था 2 तरामीम पर, तो वज़ीर आज़म खुद नहीं मिलते मगर आर्मी चीफ मिल लें, करप्ट वज़ीर आज़म की नज़र में करप्ट हैं मगर आर्मी चीफ मिल लें। नहीं देखिए ना, जो करप्ट है उसके ऊपर वो एजेंडा ना रखें। हम तो नहीं कह रहे कि आप अपने केसेस जो हैं, हम कहते हैं कि जो आपका नैब लॉ की अमेंडमेंट, आप तमाम चीजों को आप जब नैब लॉ में अमेंडमेंट से जोड़ते हैं तब प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा आप एजेंडे के ऊपर बैठना चाहें बिल्कुल आइए बैठिए। मैं पहले दिन आपको बता रहा हूँ जब वज़ीर आज़म साहब ने बनाया और कहा कि आइए इसके ऊपर बैठेंगे, उसके बाद क्यों नहीं बैठे शहबाज शरीफ, क्योंकि सारी तकरीरें ही एहतसाब के ऊपर होती। एहतसाब को आप छोड़ते हैं, अपने केसेस आप अदालतों में लड़ें, आप बड़े एजेंडे के ऊपर बैठ गए। मगर इस एहतसाब के हवाले से अदालतें क्या कह रही हैं? सियासी इंजीनियरिंग से लेकर नैब के गिरफ्तारी पर बार बार हर रोज अदालतें सवाल आए रोज उठाती हैं। नैब ने कंट्रोवर्शियल कर दिया आपका एहतसाब का बयानिया, ये आप लोग खुद कहते हैं ब्यूरोक्रेसी नैब की वजह से काम नहीं कर रही, आपकी वजह तरफ से कहा गया बिजनेस कम्युनिटी को नैब को तंग नहीं करना चाहिए, आपकी तरफ से कहा गया उस्मान बुजदार का केस बहुत ही एक भोंडा केस है, ये वजीर आजम ने कहा, शफकत महमूद साहब ने कहा कि नैब ने जितना हमें नुकसान पहुंचाया हमारे एहतसाब के बयानी को किसी ने नहीं पहुंचाया। ये अदालतें और आप लोग कह रहे हैं। देखिए हम ये तो नहीं कहते ना कि नैब को खत्म कर दें। हमारे तो बाबर अवान साहब के ऊपर केस हुआ, उन्होंने रिजाइन किया, वापस आए, और इसी तरह से अलीम खान जो है वो जेल गए, जमानत कराई, फिर वापस आए। इसी तरह से सत्तान साहब जो है उनके ऊपर केस हुआ, वो उन्होंने केस लड़ा, वापस आए। तो ये इस तरह से तो आप हम ये जो अपोजिशन का एक्सट्रीम नैरेटिव है वो तो नहीं है ना हमारा नैरेटिव। मगर अलीम खान ने भी अपने हवाले से जो सवाल उठाए नैब के ऊपर वो भी सियासी नोयत के ही हैं। फिर अदालतें जो सवाल उठा रही हैं, अभी जो शाहिद खान अब्बासी साहब की प्री अरेस्ट बेल के केस में सवाल उठाया कि अपोजिशन के कितने रहनुमा गिरफ्तार हुए हैं, हुकूमत के कितने हुए हैं। साथ ही आप खुद कहते हैं कि आपका बयानिया कमजोर हुआ, 2 साल 2.5 साल आपकी हुकूमत को होने को आ रहे हैं, 2.25 साल, तो कुछ साबित भी तो हो, कुछ पैसे भी तो रिकवर हो। 2.25 साल में हुआ क्या है? सब जेल गए और जेल से छूट के वापस आ गए। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, उस हिसाब से तो नैब के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं, हम भी बात करते हैं, और उसमें ज्यादा जो हमारा प्रॉब्लम तो यह है कि नैब ने अपना दायरा कार बहुत फैला दिया, अपनी कंसंट्रेशन नहीं की, इतने वसाइल नहीं थे, इतनी उनके पास कैपेसिटी नहीं थी, जिसकी वजह से नैब के साथ जो उम्मीदें थी रिकवरी की वो पूरी नहीं हुई। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप एहतसाब का अमल रोक दें। जाहिर है कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो इम्पोर्टेंट है, और इस मुल्क में जो पाकिस्तान में क्या हो रहा था, पाकिस्तान में तो ये नैरेटिव चल रहा था कि खाता है तो लगाता भी तो है ना, तो ये नैरेटिव तो नहीं चल सकता। मगर पिछले दौर में वज़ीर आज़म इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब कमीशन बनाया, ये कह के कि हम पूरे पाकिस्तान को दिखाएंगे कि एहतसाब कैसे होता है, और फिर खुद ही बंद भी कर दिया। एहतसाब का जो एहतसाब ब्यूरो जो खैबर पख्तून में बना था वो एहतसाब का ऑल्टरनेटिव तो नहीं था, वो तो एक एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो प्रोविंशियल है उसके ऊपर उन्होंने लगा दिया था। और उसकी जो नाकामी हुई वो ये हुई कि जो मेंबरान थे और चेयरमैन थे वो आपस में लड़ पड़े और वो बिल्कुल स्टक हो गया।
उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो उसका प्रॉब्लम था। वो तो मतलब ये तो ऐसे ही बात करने को है ना कि वो रोल आउट करती है, उसकी और वजूहत थी रोल आउट करती है। मगर पूरी कानून साजी करके पूरे दावे करके आप ही की तरफ से बनाया गया ना। परवेज खटक पर जब वहां के एहतसाब ब्यूरो के सरबराह ने सवाल उठाए तो एहतसाब ब्यूरो के सरबराह को जाना पड़ा और एहतसाब कमीशन बंद कर दिया गया। ब्यूरो 5 मेंबरान थे, सारे 4 मेंबरान एक तरफ हो गए, चेयरमैन एक तरफ हो गए, उन सब की आपस में लड़ाई हो गई। हत्ता कि इसके ऊपर लड़ाई हो गई कि चेयरमैन साहब ने कहा कि सर मेरे ऑफिस में एयर कंडीशन होगा, बाकियों के ऑफिस में एयर कंडीशन नहीं होगा। वो एक प्रॉब्लम थी कि उसकी ड्राफ्टिंग जो हुई उसमें जो पावर्स थी चेयरमैन की, जो एक समझिए कि क्लगमायर बनाया गया था, ग्रुप क्रिएट किया गया था, वो नहीं चल सका, जिसकी वजह से उसको जो है वो बैक करना पड़ा। अदरवाइज उसका जो वो FIA एहतसाब को खत्म तो नहीं हो गए ना। वो तो नवाज शरीफ साहब की उस वक्त हुकूमत थी। अगर KP में कोई करप्शन का मामला था तो एहतसाब का चेयरमैन भी उनका लगा हुआ था, DG FIA भी उनका लगा हुआ था, उठा लेते। उसमें तो अभी भी सवाल उठ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी सवाल उठाया कि वहाँ की करप्शन की उस तरीके से बात नहीं होती। मगर अब आप समझते हैं कि आपकी हुकूमत को पंजाब में भी और मरकज़ में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी डिलीवर करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल करें, अपनी गवर्नेंस को बेहतर करें, क्योंकि जो अपोजिशन बयानियाँ बना रही है वो यही बयानिया बन रहा है कि जी इदारे आपको सपोर्ट करते हैं, आपने जो मुल्क का है वो दिवालिया निकाल दिया है, इसलिए गवर्नेंस बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि इदारों पर भी प्रेशर कम हो। नहीं, वो तो पाकिस्तान में एक तबका है, उसके लिए फैशनेबल है फौज के ऊपर तनकीद करना, तो वो तो आप जो मर्जी करने में करता रहेगा। परफॉर्मेंस बेहतर करने की गुंजाइश हमेशा रहती है और उसमें रोम है, बिल्कुल आपकी बात सही है, उसमें और बेहतरी की गुंजाइश है और बेहतर हो सकती है और उसके ऊपर जरूर कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल आपकी थी बात ठीक है। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से ही एक और मामला है जो खराब से खराब तर होता जा रहा है, पाकिस्तान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। क्या मामला है, बात करेंगे इसके बाद। वजीर एविएशन गुलाम सरवर खान की तरफ से 262 पायलट्स के जाली लाइसेंसेस के दावे को 3 माह गुजर चुके हैं, मगर तनाज़ा अब तक बरकरार है। इस दावे के बाद से अब तक सिविल एविएशन और पाकिस्तान एयरलाइंस अपनी साख को बहाल नहीं कर सकी है, बल्कि मजीद मुतासिर हो रही है। बैनुल-अक़वामी सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन पहले ही पाकिस्तान को नए लाइसेंसेस जारी ना करने की तजवीज़ दे चुकी है। साथ ही पुराने लाइसेंसेस को बहाल करने से पहले लाइसेंसिंग सिस्टम को ठीक करने की सिफारिश कर चुकी है, मगर आए रोज़ नई बेज़ाब्तियाँ सामने आ रही हैं, तहकीकाती अमल में बेज़ाब्तियाँ सामने आ रही हैं। अब खुद सिविल एविएशन ने तस्लीम कर लिया है कि बाज़ पायलट्स के लाइसेंसेस को गलत डेटा की बुनियाद पर मुश्तबा लाइसेंसेस की लिस्ट में डाला गया था, जिसकी जिम्मेदारी सिविल एविएशन ने एयरलाइंस ऑपरेटर्स पर डाल दी है। हालांकि लाइसेंस खुद सिविल एविएशन जारी करती है, पूरा डेटा भी उसके पास मौजूद होता है। सिविल एविएशन ने गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान की 3 एयरलाइंस को खत लिखा, जिसमें PIA, एयर ब्लू और सरीन एयरलाइन शामिल थी। इस खत के मुताबिक ये बात तय हो गई है कि एयरलाइन ऑपरेटर्स की तरफ से सिविल एविएशन की बोर्ड ऑफ इंक्वायरी को गलत डेटा फराहम किया गया, जिसकी वजह से गलत तरीके से मुतादिद पायलट्स को 262 मुश्तबा लाइसेंसेस वाले पायलट्स की लिस्ट में डाल दिया गया था। खत के मुताबिक एयरलाइन ऑपरेटर्स की तरफ से नया डेटा फराहम करने के बाद दोबारा जांच पड़ताल की गई और फिर पता चला कि 30 पायलट्स का रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक है। जिन गलतियों की पहले निशानदेही की गई वो गलत डेटा पर मबनी था, जिसमें पायलट्स की गलत IDs फराहम की गई थी। खत के मुताबिक जिन हुक्काम ने यह गलत डेटा फराहम किया, जिसकी वजह से पायलट्स को गलत तरीके से मुश्तबा लिस्ट में डाला गया, उन हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई करने की तजवीज़ दी जाती है। यानी एविएशन के वजीर गुलाम सरवर खान ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर दावा कर दिया कि 262 पायलट्स के लाइसेंसेस जाली हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान की साख मुतासिर हो गई। बाद में सिविल एविएशन ने तहकीकात की तो पता चला कि 262 में से 180 पायलट्स के लाइसेंसेस क्लियर हैं और अब खुद सिविल एविएशन तस्लीम कर रही है कि कैसे उनमें से मुतादिद पायलट्स को गलत डेटा की बुनियाद पर मुश्तबा लाइसेंसेस वाले पायलट्स की लिस्ट में डाल दिया गया। आए रोज पाकिस्तान की एविएशन से मुतालिक कोई तनाज़ा सामने आ रहा है, कोई बुरी खबर सामने आ रही है। तहकीकात मुकम्मल होती फिर बात की जाती, मगर बात कर दी गई। बैनुल-अक़वामी इदारे तजावीज़ दे रहे हैं। क्या जो कुछ भी हो रहा है उससे लग रहा है कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है और मजीद बिगड़ रहा है, बजाय इसके कि चीज़ें ठीक हों। पाकिस्तान की एविएशन को करीब से देखने वाले सहाफ़ी ताहिर इमरान मियाँ हमारे साथ मौजूद हैं, तहकीकाती सहाफ़ी हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं। ताहिर, बहुत शुक्रिया। ताहिर, 262 पायलट्स का दावा कर दिया, बाद में पता चला 180 उसमें से क्लियर हैं। अब पता चल रहा है कि कुछ का डेटा एयरलाइन ऑपरेटर ने गलत फराहम किया था, पूरी तहकीकात किए बगैर ही नाम पब्लिक कर दिए गए थे। ये मामला मजीद बिगड़ रहा है या इसमें कहीं ना कहीं अब चीज़ें ठीक करने की तरफ भी हुकूमत बढ़ रही है?
शाज़ेब, आपके शो पर आखिरी बार जब मैंने बात की थी तो मैंने कहा था कि देयर इज़ अ मेथड टू दिस मैडनेस, और फिर मैंने उसमें इजाफा किया था कि इट्स मैडनेस। ये खत पढ़ के तो मुझे नहीं समझ आती कि मैडनेस से बड़ा भी कोई दर्जा हो सकता है इनकॉम्पिटेंसी का, या नाअहलियत का, या गैर प्रोफेशनल रवैये का। ये साहब जो ये खत लिख रहे हैं, ये लाइसेंसिंग के इंचार्ज हैं सिविल एविएशन के अंदर। यानी ये वही बात है कि पेम्ब्रा से खत जाए और जाके कहे जी टीवी चैनल ने अपना डेटा हमें सही नहीं भेजा, हालांकि पेम्ब्रा के पास हर चैनल का डेटा अवेलेबल होता है। तो लाइसेंसिंग वाले साहब कह रहे हैं कि जी एयरलाइंस या ऑपरेटर्स ने हमें डेटा सही प्रोवाइड नहीं किया, जबकि एयरलाइंस पाबंद हैं हर महीने सिविल एविएशन को डेटा प्रोवाइड करने के। लाइसेंस सिविल एविएशन इश्यू करती है, एयरलाइन इश्यू नहीं करती। महमूद साहब को किसी को जाके जगाना चाहिए और कहना चाहिए कि जनाब ये क्या लिख रहे हैं आप। और ऊपर से ये वो कहते हैं ना, उज़रे गुनाह बदतर अज गुनाह, ये अपने गुनाह को उनके सर पे डाल रहे हैं, ऑपरेटर्स के सर पे, जिनका लाइसेंसिंग से लेना देना भी नहीं है। और मैं तो ये समझता हूं कि ये खत ना सिर्फ इनके अपने जराइम का एतराफ है, बल्कि उस बड़े जुर्म का एतराफ है जो खिलवाड़ पाकिस्तान की सिविल एविएशन के साथ किया गया है, एयरलाइंस के साथ किया गया है, पायलट्स के साथ किया गया है। यानी जुल्म की इंतहा है कि आपने इतना भी गवारा नहीं किया कि आपने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाया, उसने इतना भी चेक नहीं किया कि हम बेसिक क्रेडेंशियल ही चेक कर लें, नाम अगर उसका मुआज है या माउज है तो हम यही चेक कर लें, नंबर्स चेक कर लें। अगर एक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एक सिविल एविएशन इदारा ये बुनियादी चीजें चेक नहीं कर सकता, तो फिर मुझे तो डर लगता है कि ये कर क्या रहे हैं, फिर किस चीज के पैसे ले रहे हैं। अगर मामला खराब हुए, वजीर आजम ने भी गलती मानी कि हमारी तरफ से इस मामले को सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया, मगर अब आपको कम से कम नजर आ रहा है कि सिविल एविएशन की हद तक वजीर साहब की तरफ से कोई चीजें बेहतरी की तरफ जाएं, क्योंकि इतना बिगाड़ पैदा हो गया है, इंटरनेशनली इतनी एम्बैरेसमेंट हुई है कि चीजें बेहतरी की तरफ जाएं। शाहजेब, मैं आपको अगर अंदर की बात बताऊं, जो मेरी बात होती है तो सूरत हाल कहीं जाती नजर नहीं आ रही। ये जो कल जिस खत की हम बात कर रहे हैं, इकाओ का जो खत है, ये खत इस वजह से आया है कि इकाओ ने नवंबर में ऑडिट के लिए आना था, उन्होंने कहा कि हम अगस्त में आना चाहते हैं। इस सूरत हाल में जिसमें पाकिस्तान इस वक्त फंसा हुआ है, अगर कोई अक्लमंद शख्स होता इस सिविल एविएशन को चलाने वाला, एविएशन को चलाने वाला, तो वो कहता जी जनाब आए, आप कल की बजाय आज आए, ऑडिट करें, हमें इस मामले से निकालें। इन्होंने उनसे कहा कि जी हम डिले करना चाहते हैं, उन्होंने इनसे कहा कि हम डिले नहीं कर सकते, आप यही टाइम अवेलेबल है। अब अगले साल जून का टाइम दिया है उन्होंने, और उस जून के टाइम में आने से पहले उन्होंने कहा कि ये फौरी तौर पे आप कर लें। तो बुनियादी तौर पे इस वक्त जो लोग चलाने वाले हैं उनके हालात ये हैं कि वो एक फहरिस्त नहीं बना सकते। दूसरे नंबर पे अब ये काम कर रहे हैं, यानी आप एतराफ कर रहे हैं इस खत के अंदर कि आपने एक बहुत बड़ी गलती की है। इस सूरत के हाल के बाद तो मुझे नहीं लगता कहीं जाती सूरत हाल नजर आती है, क्योंकि आने वाले दिनों में मजीद पाबंदियां, मजीद सिचुएशन खराब होने का डर है। इकाओ ने कल जो उसके कम्युनिकेशन ऑफिसर ने चैनल्स को, अखबारात को ईमेल लिखी है, उसमें उसने कहा कि हमने इनको बताया है, एडवाइस की है, इसके बाद हम बाकी तमाम मुल्कों को बताना शुरू करेंगे कि ये सूरत हाल है, जो कि ज्यादा खतरनाक होगी। और इवेंचुअली सऊदी अरब जहां ये फ्लाई कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट जहां ये फ्लाई कर रहे हैं, मलेशिया, चाइना, वहां पे भी हालात खराब हो सकते हैं। तो किसी को जागने की जरूरत है, और ये लोग जो निजाम चला रहे हैं इनके बस की बात नहीं है, माजरत के साथ। बहुत शुक्रिया। सूरत हाल खराब नजर आ रही है, उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस मामले को संजीदगी से हल करे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम खबर बात करेंगे। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख अपने रवैये की वजह से मुसलसल तनकीद की जद में हैं। लाहौर मोटरवे रेप वाक़े के बाद उन्हें अपने रवैये और बयान की वजह से शदीद अवामी तनकीद का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उन्हें अपने बयान पर माफ़ी मांगनी पड़ी थी। मगर उनका नामुनासिब बयान सिर्फ एक केस तक नहीं था। पहले उन्होंने अपने IG के खिलाफ बयान दिया, हुकूमत ने IG को हटा दिया, फिर रेप केस में उनका बयान सामने आया, और सीसीपीओ लाहौर उमर शेख के तज़ीक आमेज़ रवैये की वजह से उनके अपने महकमे के कई अफसरान परेशान हैं। अफसरान को शिकवा है कि सीसीपीओ लाहौर रस्मी और गैर रस्मी दोनों मीटिंग्स में उनके साथ तज़हीक आमेज़ रवैया अख्तियार करते हैं और उनके मुतालिक इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। द न्यूज़ में शाया होने वाली तारिक भट्ट की खबर के मुताबिक सीसीपीओ उमर शेख के रवैये से परेशान होकर सब इंस्पेक्टर फाद इफ्तिखार ने इस्तीफा दे दिया और ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि 22 सितंबर को सीसीपीओ की सरबराही में होने वाली मीटिंग में वो ब्रीफिंग दे रहे थे। इस दौरान सीसीपीओ ने एक सवाल किया और जब वो उसका जवाब दे रहे थे तो सीसीपीओ ने उन्हें गधे का बच्चा कहते हुए कहा कि वो पूछ कुछ रहे हैं और जवाब कुछ और दिया जा रहा है, जिस पर उन्हें अपनी तौहीन महसूस हुई और उन्होंने फौरी तौर पर इस्तीफा दे दिया। फाद इफ्तिखार के हवाले से कहा जाता है कि वो आला तालीम याफ्ता हैं और एक तालीम याफ्ता ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने अमेरिका से डिग्री हासिल की। दूसरी तरफ सीसीपीओ लाहौर के करीबी हलकों का कहना है कि वाक़या हक़ाइक़ के बरखिलाफ और मनगढ़ंत कहानी है, किसी अफसर की तौहीन नहीं की गई। मगर बात सिर्फ एक अफसर की शिकायत की नहीं है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक
सीसीपीओ उमर शेख के रवैये से लाहौर पुलिस के कई अफसरान नाखुश हैं। डॉन अखबार के मुताबिक जब सीसीपीओ ने कुछ पुलिस अफसरान को गिरफ्तार किया और महकमा जाती तरीकाकार को बाईपास करते हुए उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया तो पुलिस फोर्स उस वक्त घबरा गई। सिर्फ यही नहीं, उन पर सीनियर अफसरान के खिलाफ कई रस्मी और गैर रस्मी मुलाकातों में नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने का इल्जाम भी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 पुलिस एहलकारों ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इनाम गनी को सीसीपीओ के रवैये से मुतालिक शिकायत भी की है। रिपोर्ट के मुताबिक सीसीपीओ लाहौर ने एक अफसर के तबादले के लिए खत भी लिखा और उसमें नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। डॉन अखबार का कहना है कि एक ओहदेदार ने बताया कि तसलसल के साथ इस तरह के वाकयात ने लाहौर पुलिस के कुछ दीगर सीनियर अफसरान को मजबूर कर दिया है कि वो लाहौर से किसी दूसरी मुनासिब जगह पर तबादले का मुतालबा करें। उनका कहना था कि एसएसपीज और एसपीज की जानिब से भी लाहौर पुलिस सरबराह के मातहत काम करने से इनकार किया गया। लाहौर पुलिस में अजीब सूरत हाल है, जबकि पुलिस अब तक मोटरवे केस के अहम मुलजिम को गिरफ्तार करने में नाकाम नजर आ रही है। 16 दिन गुजर गए हैं, पुलिस मुसलसल छापे मार रही है, फिर भी मरकजी मुलजिम पुलिस के हाथ नहीं आ रहा। जैसे ही पुलिस इतला मिलने पर मौके पर पहुंचती है, मुलजिम आबिद पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो जाता है और पुलिस की टीम मुलजिम के रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लेती है। बीबीसी की रिपोर्ट भी बता रही है कि मुलजिम आबिद अब तक 4 मरतबा पुलिस को धोखा देकर फरार हो चुका है। बीबीसी के मुताबिक इब्तिदाई इतलात पर पुलिस किला सत्तार शाह पहुंची, जहां मुलजिम अपनी बीवी और घर वालों के साथ मौजूद था। पुलिस के एहलकार सादा कपड़ों में और गाड़ियों में जैसे ही उस जगह पहुंचे तो मुलजिम और उसकी बीवी वहां से फरार हो गए, मगर पुलिस ने मुलजिम की बेटी को अपनी तहवील में ले लिया। फिर पुलिस को इतला मिली कि मुलजिम जिला कसूर के एक इलाके राजा जंग में अपनी बहन और बहनोई के घर में है। जब पुलिस ने उसकी बहन के घर पर छापा मारा तो वहां से भी वो फरार हो गया। मुलजिम इस बार भी पुलिस के हाथ से निकल गया, मगर पुलिस ने उसके रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया और मुलजिम के जूते और चादर कब्जे में लेकर फॉरेंसिक के लिए भिजवा दी। मुलजिम फरार होकर अपने रिश्तेदारों के घर पहुंचा, जिसकी इतला पुलिस को 15 पर एक शहरी की जानिब से दे दी गई, मगर पुलिस के पहुंचने से पहले एक बार फिर वो बचकर निकल गया, जिसके बाद पुलिस ने मुलजिम के रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया। उसके बाद पुलिस की जानिब से यह बयान भी जारी हुआ कि मुलजिम को पकड़ने में दुश्वारी की एक वजह यह भी है कि वो भेस बदलता है और उन्होंने मुलजिम के मुख्तलिफ भेस बदलने वाली तस्वीर शाया की। उसके बाद मुलजिम का मोबाइल फ़ोन जिला भावल नगर के इलाके में इस्तेमाल होते हुए भी ट्रेस किया गया। पुलिस राय के मुताबिक उसने अपने एक अजीज से पैसों के लिए राब्ता किया था, मगर पुलिस वहां भी मुलजिम को गिरफ्तार ना कर सकी। मुलजिम आबिद जहां जाता है पुलिस उसका पता लगा लेती है और पहुंचती भी है, मगर पुलिस के पहुंचने से पहले मुलजिम को पुलिस के आने का पता चल जाता है या वो किसी और वजह से फरार हो जाता है। 16 दिन हो गए हैं, तमाम तर दावों के बावजूद मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अब मजीद कितने दिन लगेंगे? इस केस में पेशरफ्त की खबर तो नहीं आ रही, मगर सीसीपीओ के बुरे रवैये और पुलिस में इख्तलाफात की खबरें मुसलसल सामने आ रही हैं। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं। हुकूमत ने शुगर मिल मालिकान के खिलाफ इंक्वायरी का दायरा कार बढ़ा दिया है। एक तरफ FIA की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने बड़े शुगर मिल मालिकान जहांगीर तरीन और सुलेमान शहबाज को इंक्वायरी के लिए तलब किया है, तो दूसरी जानिब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी शुगर मिल मालिकान के खिलाफ तहकीकात में तेजी ले आई है। शुगर मिल मालिकान के दफ्तरों में छापे मारे जा रहे हैं। आज CCP ने जहांगीर तरीन की शुगर मिल JDW के हेड ऑफिस पर छापा मारा। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लामिये के मुताबिक आज मारे गए छापे में हसास मालूमात, खतूत, ईमेल्स और डेटा कब्जे में लिया गया है। CCP ने छापे में पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारान और मेंबर शुगर मिल्स के दरमियान व्हाट्सएप मैसेजेस, खतूत और ईमेल्स का रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया है। हासिल किए गए रिकॉर्ड से शुगर मिल्स एसोसिएशन और शुगर मिलर ग्रुप के सीनियर अफसर के दरमियान ईमेल्स के तबादले का भी सुराग मिला है। CCP के जारी करदा एलामे में मजीद कहा गया है कि छापे के दौरान उन्हें शुगर मिल्स के जिले की सतह पर शुगर स्टॉक पोजीशन, गन्ने की क्रशिंग की मिकदार, चीनी की पैदावार और उसकी रिकवरी का तनासुब भी मिल गया है। हासिल किए गए डेटा में चीनी की गुज़िश्ता साल की पैदावार, फरोख्त होने वाली चीनी की मिकदार और उसका तनासुब भी मौजूद है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लामिये में मजीद कहा गया है कि उन्हें शुगर मिल ग्रुप के एक सीनियर अफसर का डेटा भी मिला है, जो कुछ अर्सा शुगर मिल्स एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव बॉडी का हिस्सा भी रहा है। वो ऑफिशियल चीनी की कीमत और स्टॉक से मुतालिक डेटा के सिलसिले में मुसलसल राब्ते में था। शुगर मिल का यही सीनियर ऑफिशियल 2012 से पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का चीनी स्टॉक पोजीशन के लिए फोकल पर्सन भी तैनात रह चुका है। इस हवाले से जहांगीर तरीन की शुगर मिल JDW ने बयान जारी किया है कि उनका कोई भी अफसर कभी भी किसी गैर मुसाबकती सरगर्मियों में कभी मुलव्विस नहीं रहा है और उन्होंने कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हर मालूमात तक रसाई देते हुए ताउन किया है। अब देखते हैं कि चीनी की कीमतों में क्या फ़र्क आता है। शुगर कमेटी की रिपोर्ट से लेकर शुगर कमीशन के बनने तक अभी तक चीनी की कीमतें बढ़ती ही रही हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मुसलसल तनकीद और अदालती रिमार्क्स के बाद हुकूमत ने सेहत इंसाफ कार्ड के नाम और उसके डिज़ाइन में तब्दीली का फैसला कर लिया है। वफाकी वजारत सेहत के मुताबिक सेहत इंसाफ कार्ड का नाम तब्दील करके कौमी सेहत कार्ड रखा जाएगा। साथ ही कार्ड के डिज़ाइन में तब्दीली करके
तहरीक इंसाफ के पार्टी परचम की जगह पाकिस्तान का कौमी परचम शामिल किया जाएगा, जबकि ये तब्दीली मौजूदा सेहत कार्ड के एक्सपायर होने के बाद नए कार्ड में की जाएगी। तहरीक इंसाफ हुकूमत पर तनकीद की जाती रही है कि सेहत इंसाफ कार्ड में पार्टी का नाम इस्तेमाल किया गया है और पार्टी परचम छपवाया गया है, क्योंकि इमरान खान का माजी में मौक़िफ़ रहा है कि कौमी ख़जाने को ज़ाती और पार्टी की तशहीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही इमरान खान गुज़िश्ता हुकूमतों को इसी बुनियाद पर तनकीद का निशाना भी बनाते रहे और अब जब तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में है और इमरान खान वज़ीर आज़म है तो उन्हें भी इसी तरह की तनकीद का सामना है। सेहत कार्ड के नाम और डिज़ाइन पर एतराज़ किया जाता रहा। पहले पार्लिमानी कमेटी ने एतराज़ उठाया, फिर नून लीग ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी, जिस पर 19 अगस्त को फैसला भी महफूज कर लिया गया। गुज़िश्ता समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सख्त रिमार्क सामने आए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से पूछा कि सेहत कार्ड पर क्या छपा हुआ है, यही तो तशहीर है। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कोई भी अवामी पैसे से पार्टी तशहीर नहीं कर सकता, जिस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि सेहत कार्ड पर ना तस्वीर है, ना स्लोगन है, ना ही झंडा है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं है। चीफ जस्टिस ने दोबारा सवाल उठाया कि सेहत कार्ड पर क्या चीज़ है, ये झंडा है ना किसी का। साथ ही रिमार्क दिए कि जिस चीज़ का दिफा नहीं कर सकते उसका दिफा ना करें। क्या बरतानिया और अमरीका में हुक्मरान तस्वीरें लगाते हैं? 19 अगस्त की समाअत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस पर फैसला महफूज कर लिया था और अभी अदालती फैसला आने से चंद रोज़ कबल ही हुकूमत ने इस एतराज़ को खुद ही ख़त्म कर दिया है और सेहत इंसाफ कार्ड के नाम और डिज़ाइन में तब्दीली का फैसला कर लिया है। इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर तहरीक इंसाफ का झंडा भी है और सेहत इंसाफ कार्ड भी है, जबकि डिप्टी अटॉर्नी जनरल अदालत में इसरार कर रहे थे कि कार्ड पर किसी पार्टी का झंडा नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस की तरफ से सवालात उठाए गए और अब हुकूमत ने फैसला किया है कि ये नाम भी तब्दील कर दिया जाएगा और झंडा भी हटा दिया जाएगा, पाकिस्तान का झंडा लगाया जाएगा। इरादी अल्लाह।